हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का अगला टॉपिक, बेहद इम्पॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस पर तमाम तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे, आंकिक प्रश्न इस पर बहुत बनते हैं और बच्चे अक्सर प्लस माइनस में गलती करके आते हैं, कहते हैं सब सही करके आए, नंबर दिखता है तो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो चलिए वक्त को बेकार ना करते हुए शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डाइपोल रखा है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हो, जितना वर्क करते हो वही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। स्प्रिंग ही है मान लो, स्प्रिंग ही है मान लो, स्प्रिंग ऐसे नॉर्मल रखा गया है, जितना आप वर्क करोगे, चाहे कंप्रेस करो चाहे स्प्रेड करो, जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा। उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हालांकि एक बाहरी काम करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी को लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और वही काम क्या होगा, उसमें स्टोर होता है। तो यहाँ भी वैसे कुछ माजरा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रोटेशनल के बारे में पढ़ा होगा, टार्क पढ़े हो गया, बलागुर्ड जी। चलो थोड़ा मोड़ा दिखाता हूँ आपको। पहली बात तो ये होता है हमारा डाइपोल कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। ये डाइपोल हो गया। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P बराबर Q इंटू, अगर ये डिस्टेंस LL है तो 2L होता है। इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है। और टार्क, अगर हमारा पहला चैप्टर नहीं देखे हो तो टार्क के बारे में वहाँ बताया गया था। टार्क क्या होता है, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यह डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और टार्क वेक्टर होता है तो यहाँ पे आप कहते हो मैग्नीट्यूड P साइन थीटा आएगा। और थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये आप पढ़े होगे बड़े आराम से। और टॉर्क के बारे में अगर मैं बता दूं तो रोटेशन होता है, रोटेशन होगा, रोटेशन होता है, रोटेशन। कोई भी चीज ना ऐसे रोटेट कर रही है तो वहीं पे टॉर्क काम करता है। और वह वर्क क्या होता है, वहां पे वर्क बराबर होता है टॉर्क मल्टीप्लाई बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मल्टीप्लाई क्या, वर्क है तो यहाँ पे डॉट लगा रहता है हमेशा, डॉट, ठीक है ना। यानी कि W इज इक्वल टू जो टार्क का, यानी कि जो बलाघुर लगा है और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और गुणे कॉस थीटा हो जाएगा। ये सब आप पढ़े होगे। तो टॉर्क के बारे में कितना वर्क आपको करना पड़ता है सब आपको पता होना चाहिए। टॉर्क क्या है, एक बल है, और बल ऐसा बल है कि जो रोटेट कराने में लगता है, रोटेट कराने में लगता है एक्सिस पे ऐसे, ठीक है ना, वहीं पे टॉर्क लगता है। ये तो क्लियर हो ही गया। अगर इतना क्लियर आपको हो गया तो फिर अब तो आसान सा हमको प्रूवेशन मिलने वाला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही हमको बताना है। तो मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक नाम दे दो E। यहां पे मान लो हमने आर्बिट्री एक कोई डाइपोल रखा है, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कैसे भी हो सकता है, अभी फार्मूला प्रूव हो जाएगा तो हर चीज मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, सॉरी ये डाइपोल हो गया हमारा, और यहाँ पे सेंटर है AL मान सकते हो। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, P का डायरेक्शन, और E का डायरेक्शन इधर होगा, और इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, ठीक है ना। यही वाला टॉर्क के बारे में बात करना चाहता हूं तो P और E के बीच का एंगल यही थीटा होता है, ठीक है ना, जो साइन यहाँ यूज कर रहे हो। तो देखो जरा, अगर हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा अपनी ओर, अपने डायरेक्शन में। तो हो जाएगा यह बराबर QE, इधर लग गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपने विपरीत और इन पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि घोड़े की तरह पीछे पैर मारेगा, इनको पीछे धक्का देगा। तो ये दोनों फोर्स जो है ना, इनका मैग्नीट्यूड सेम है।
एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो ऐसे तो ये कहीं हिलने वाले हैं नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो इनका जीरो ऐसे है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, ये तो यहीं रह जाएंगे। यहाँ पे आप ये भी कंफर्म हो सकते हो, मैंने पहले चैप्टर में आपको बता भी रखा है कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जीरो ऑलवेज होता है, हमेशा जीरो होता है। बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, यहां पे ध्यान देना, टॉर्क, बट यहां पे हम बोलेंगे नेट टॉर्क ना, टी ऐसे टॉर्क ही लिखते हैं, साइन बनाते हैं, बलाघुर होता है, बलाघुर, घुमाने में इतना बल लगाया जाता है। तो ऐसे तो फोर्स जीरो हो गया, हमेशा होगा, ऐसे रखोगे तब भी जीरो, ऐसे रखोगे तब भी जीरो, वैसे भी जीरो होना उनको है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस में लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो जीरो तो होना है। बट नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो कोई बात नहीं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अगर ये ऐसे रखा है तो ऐसे होगा, ऐसे संतुलन की अवस्था में, कोई भी चीज संतुलन की अवस्था में रहना चाहती है, ये तो जान लो आप। ऐसे भी समझ सकते हो कि चलो वो बाद में बताएंगे, नहीं तो भी कहोगे बताने कहाँ पहुंच गया। तो कोई भी चीज ऐसे इक्विलिब्रियम में रहना चाहते तो इधर, यानी कि इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क अप्लाई करेगा, ऐसे तो थक गया लगाते लगाते, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अ टॉर्क ऑन डाइपोल, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस पर एक टॉर्क अप्लाई करेगा, ऐसे इनको संतुलन की अवस्था में लाना चाहेगा, या कह सकते हो या खुद संतुलन की अवस्था में आना चाहेगा, तो फिक्स है। अगर तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ये। अगर हमको इसमें पोटेंशियल एनर्जी देनी है तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इधर लग रहा है इसके विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा। समझिएगा बात को, हमने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इधर लग रहा है, बल है एक प्रकार का, टॉर्क एक बल होता है और कुछ नहीं होता है, बशर्ते रोटेशन में लगता है, तो हमको इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा इनके विरुद्ध और लगभग इनके बराबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इनके विरुद्ध काम करने जा रहे हैं, और वही जो काम करेंगे ना, वही जो काम करेंगे वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। हमको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, इनके बराबर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उतना हमको भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैन, यहाँ पे लिख सकते हो मैन, एक्सटर्नल लिख सकते हो, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, तुमको जो समझ में आए, और यहाँ पे इसको ऐसे बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब कहोगे सर इतना ही टॉर्क लगाएंगे तब तो यहीं पे जम जाएगा बेचारा, कहाँ भागेगा बेचारा, नहीं भाग पाएगा ना। तो आपको बताया ना मैंने कि इनके बराबर, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इनको ऐसे लेके चलना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ना बनने पाए। अगर इनको बहुत तेज कम करोगे ना, बहुत अगर ऐसे आगे पीछे कर दोगे तो जानते हो स्टूडेंट क्या होगा, समझो तो क्या होगा, तो हम जो काम करेंगे कुछ तो काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, तो हमारा फायदा क्या, हमको पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल जब भी निकालेंगे तो इनको आराम से लेके चलेंगे, ठीक है ना, ताकि टोटल जो मैं वर्क करूं टोटल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए, टोटल काइनेटिक एनर्जी लेके ना भागने पाए, टोटल जो मैं वर्क करूं वह पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाए इनमें, वही मैं चाहता हूं। इसीलिए एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजिंग है वो जीरो, यानी कि स्पीड चेंज ना हो, ऐसे भी कह सकते हो स्पीड चेंज ना हो। बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं है, चलो क्लियर है, चलो अच्छा बातें हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने कहा इनको ऐसे, अब मान लो फोर्स, मैंने टॉर्क लगाया ना, मैंने भी तो टॉर्क लगाया, रोटेशन मैं भी करा रहा हूं, मैं भी टॉर्क लगा रहा हूं ना, मेरा टॉर्क ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। अरे भाई मान लो इनका टॉर्क मान लो 10 हो तो हमारा भी 10 ही है, थोड़ा सा ज्यादा 10.01, उसको फिर से बराबर बोलेंगे ताकि चलता रहे, थोड़ा मोड़ा होता रहे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता रहे। तो मान लो हमने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऐसे मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट कराया, ऐसे एंगुलर वाला,
बहुत, ये थीटा है ना, ये थीटा है। अगर इनकी पढ़ाई हम यहाँ से करें, अगर ये थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। ये हो गया, मान लो थीटा है ना, तो मान लो मैं बहुत थोड़ा सा करा, यानी कि इसको मैं बोलूँगा डी थीटा, बहुत छोटा सा। अरे वाह सर, बहुत मज़ा आया। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया तो बहुत छोटा सा वर्क भी करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा वर्क भी करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू और बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे टॉर्क जो हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगाया, यार परेशान ना होना। टॉर्क और थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा सा वर्क भी हुआ यार। अब देखो जरा, इधर ही हमने टॉर्क कराया, इधर ही हमने, मतलब कि इधर बल हमारा इधर ही है, टॉर्क वाला फोर्स मैंने इधर ही लगाया और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझे ना हमारी बात को, इधर टॉर्क लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। हालांकि डॉट होता है ना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा कॉस थीटा। अब डॉट हटा, अब इधर है, दोनों है, इधर है टॉर्क भी है, इधर है थीटा भी है, तो कॉस जीरो यानी का जीरो का मान एक होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा पा जाओगे। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत होशियार लगते हो। चलो आज अब हम बड़े पे काम, छोटा सा निकल गया, छोटा सा काम हो गया, अब हम बड़े पे काम करेंगे। चलो देखो, अब मैंने कहा मान लो, अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा, तो कहोगे सर डी थीटा प्लस थीटा होगा पूरा एंगल। नहीं, अरे भाई है थीटा और ये दोनों मिला के तो इतना ही होगा ना। तो अब हम बड़े पे काम करेंगे, अब हमारा फार्मूला प्रूव होने वाला है, 3-4 लाइन और लगेगा। चलो आ जाओ देख लेते हैं, इनको मिटाते हैं। अभी तो समझ गया ना, अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना इनसे नहीं है हमारा। अभी मान लो शुरुआत वाला एंगल मान लो, समझे ना हमारी बात को। अभी जब टाउ का मान रखाओगे ना पी साइन थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड डी, तो ध्यान देना वहाँ पे, याद करके चलना उसको। ये मान लो शुरुआत में थीटा 1 है, शुरुआत में थीटा 1 है और मैंने रोटेट कराया, यहाँ पे थीटा 2 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, थीटा 2 हो गया। थीटा 1 से एंगल क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। ठीक है ना। अरे भाई अब यहाँ थोड़ी इसको नहीं लेना, इसको वो तो समझाने के लिए था, ये थोड़ा सा थोड़ी लेना हमको, यानी कि क्योंकि हम हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल मापते हैं। तो थीटा 2 पूरा हमारा क्या होगा, यही थीटा 2 होगा। टोटल यही क्या है, थीटा 2 है। अब यहाँ पे आ जाओ, छोटा सा निकाल चुकी हो फार्मूला, ऑलवेज ट्रू। अब हम कहेंगे यहाँ तक लाने में छोटा 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 बहुत सारा काम, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, ये हो जाएगा डब्लू छोटा सा जोड़ के, और यह कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। गलती मत करना, केवल इसको बस थीटा 2 मत मानना, नहीं तो कहाँ से एंगल दोगे उनका। ये थीटा 2 यहीं बस मत मानना, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। तो ये पूरा थीटा 2 मानना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो कहोगे सर थीटा 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ से यहाँ तक थीटा 1 था, अब यहाँ से कहाँ हो गए, थीटा 2 तक चले आए। लो बात बन गई। अब हम कह सकते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 तक, टाउ की वैल्यू रख दो पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहां पे आ जाओ। अब देखो बताओ जरा हमको, आप ही बताओ कि जो P है डाइपोल मोमेंट है वह कांस्टेंट नहीं है क्या? कांस्टेंट है, ये कहाँ बदलने वाला है? P का मान कहाँ बदलेगा? तो हमेशा वही रहेगा Q इंटू 2L, वो कहाँ बदलने वाला। और E तो कांस्टेंट है ही। अंदर बचा क्या? अंदर बचा थीटा 1 से थीटा 2 तक, साइन थीटा बचा, ये डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता? सर आपने पढ़ाया नहीं, माइनस कॉस थीटा होता है। इनको वैल्यू रखोगे तो थीटा की जगह पे एक बार रखोगे थीटा 2 ऊपर वाली, फिर माइनस, ध्यान देना थोड़ा सा, इनको बाहर कर लो, माइनस को बाहर कर लो, वहां पे ना कोई दिक्कत हो, ये बाहर हो जाएगा। और एक बार cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यानी कि थीटा की जगह पे एक बार थीटा 2 रखेंगे और एक बार थीटा 1 रखेंगे। ये हमारा होता है फार्मूला। और अगर माइनस को अंदर भेज दें तो W बराबर क्या हो जाएगा? P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। देखा कितने आराम से हमने यह काम कर लिया। यही तो वर्क हमने किया और यही वर्क इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा।
तो बताओ कहीं पे कठिन है ये? बिल्कुल कठिन नहीं है। तो समझ में आ गया ना, हमको इतना काम करना पड़ा। थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, बाहर पी है, ध्यान देना यहाँ पे चिन्ह ध्यान देना। अगर बाहर माइनस है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, और अगर बाहर माइनस नहीं है तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ तक आपको कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम है नहीं ना? क्या करा मैंने, एक यहाँ पे देखो समीकरण जल्दी देख लो। क्या करना है कि एक डाइपोल रखना है, डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इधर इधर नेट फोर्स जीरो ऑलवेज हो जाएगा, लेकिन रोटेशनल वाला जो टॉर्क अप्लाई होगा वह जीरो नहीं होगा। इधर टॉर्क ही लगाएगा। मुझे अगर इस पे काम करना है, अगर इस पे एनर्जी स्टोर करवानी है तो इनके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। हमने काम करना शुरू किया, टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, बस काम तमाम हो गया। इतना ही, इतना चाहिए तो करना था, लिमिट रखनी थी, रख दिया, हो गया। तो उम्मीद करते हैं, देखिए कैप भी गिर जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं तो समझ में आपके आ गया होगा ना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमको एक ही एंगल पता रहे, जब दोनों एंगल ना पता रहे, जब हमको एक ही एंगल पता रहे, तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम निकालेंगे, अब हमें यह सीखेंगे। ये दो एंगल पे काम अगर ना हो, एक ही एंगल पे काम करना हो, तब कैसे करेंगे। तो आप इनको नोट कर लो, हमको मिटाने का मौका दो, चलते हैं आगे। समझ में आपको आ रहा होगा ना, बहुत बढ़िया से आ रहा होगा। तो इनको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। तो स्टूडेंट हमने कहा कि एक सिंगल एंगल के लिए हमको निकालना है ना, तो मान लेते हैं यही हमारा एक एजम्पशन है। यहाँ पे ये बात माननी पड़ेगी आपको फिर से, यहाँ पे उसी को मान के आगे बहुत सारे हम लोग बड़े बड़े फार्मूले को देखेंगे। कि मान लो डाइपोल मोमेंट ऐसे पहले 90 डिग्री पे है, ऐसे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे जो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। अगर 90 डिग्री पे हम पूछें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जीरो होता है। यही आपको एजम्पशन मानना है छोटा सा, ठीक है ना। तो ये मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही, ये 90 डिग्री है, यानी कि थीटा 1 का मान 90 डिग्री ले लिया गया। समझिएगा बात को, थीटा 1 का मान 90 ले लिया। अब इनको मान लो हमने रोटेट कराया, चाहे इधर कहीं भी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी कहाँ कराते हो। तो मान लो हमने ऐसे रोटेट ही करा दिया, रोटेट ऐसे, ये था थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। अब यहां पे ध्यान देना जरा, अब वही बात हम यहां पे करने, अभी अभी आप पढ़ क्या रहे हो, W इक्वल टू क्या होता है, P cos थीटा 1, जहां पे शुरुआत में था, माइनस जहां पे बाद में गया। तो W बराबर P शुरुआत में कितना है, cos 90, और बाद में कहाँ तक लाए हो, थीटा 2 तक लाए हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। cos 90 का मान कितना होता है, कहोगे सर जीरो होता है, और अगर इनको सॉल्व करोगे तो W बराबर माइनस पी cos थीटा 2, W बराबर माइनस पी cos थीटा। समझ गए ना, सिंगल के लिए। अब किसी भी एंगल में हमारा रखा गया होगा, समझिएगा बात को। हम करना क्या चाहते थे, इसके पहले जब हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालते थे, और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या वास्तव में डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनर्शियल का, तो हमको एक को जीरो करना पड़ता था। अब तक हमने जो भी फार्मूले प्रूव कर रखे हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट पे एक चार्ज को रख देते थे, वहां पे जीरो था। तो यहां भी हम चाहे कि ये जीरो हो जाए, यहां पे भी हम चाहे कि हमारे एक लोग जीरो हो जाएं, एक पॉइंट पे जीरो हो जाए कहीं ना कहीं। तो मिला 90 वाला पॉइंट जीरो, और घुमाते रहो कहीं भी, ये वाला जीरो, यहाँ पे 90 जब रखोगे ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। हमको एक तो जीरो लाना पड़ेगा फार्मूला प्रूव करने के लिए। अब चाहे अनंत पे रख के लाओ, चाहे यहाँ पे, और यहाँ पे चूंकि अनंत पे रख नहीं पाओगे, डाइपोल है, ठीक है ना।
तो हमने कहा कि 90 पे जीरो ले लेते अब की बार। तो यहाँ पे जंक्शन यहाँ भी आपके लिए एक मिल गया कि 90 पे जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में जीरो होती है। अगर कोई पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी 90 बताओ कितना होगा तो जीरो होगा, और यहाँ पे हालांकि 90 की वैल्यू रख लिए हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि W बराबर क्या हो गया, माइनस पी कॉस थीटा। अच्छा खासा फार्मूला प्रूव हो गया। अब कोई भी एंगल है, कोई पूछता है कि हमारा डाइपोल जो है 60 अंश पे है तो बताओ एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस पी का 60 अंश। बात समझ आप क्या आ गई ना। तो ए वाली वैल्यू किसमें है, माइनस में है। एनर्जी लूज कर रही है, आने की एनर्जी त्याग रही है, वहां पे लूज कर रही है। अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो बाकी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। फार्मूला था, हमको एक्सप्रेशन करना था, हमने एक्सप्रेशन कर लिया, यही तो हमारा एक्सप्रेशन है। कोई दिक्कत यहाँ तक है आपको क्या? कोई अगर हमारे पास एक है ऐसे ही थीटा एंगल पर, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हम बता देंगे तुरंत ही। यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यही स्टोर होगा वहाँ पे। जितना वर्क करे हो वही क्या होगा उसमें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, वही तो जाके बैठेगा। तो U इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी कॉस थीटा। और अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक गए हो तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे ये वाला लग जाएगा। बस इतना शायद तो करना था, कोई प्रॉब्लम आपको? और आपने अभी पढ़ा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जहां पे इसका यूज होगा वहां पे हम चिन्हों का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे थे ना यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, उतना हम काम कर रहे थे, दूसरे विपरीत कर रहे थे। तो इस चिन्ह का जब प्रयोग होगा न्यूमेरिकल में तो हम कर लेंगे। बाकी हमारा एक्सप्रेशन प्रूव होता है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ केस देखेंगे, कुछ केसेस कि कब कब क्या हो रहा है। इनको इरेज करने का आप मौका दीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से। अब किसी एक के लिए करना है तो एक को 90 मान लेना, और क्या, एक को 90 मान लो कि जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अब कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, उस एक्सप्रेशन के तौर पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे कि हमारा डाइपोल यार कब कब स्टेबल में है, कब स्टेबल में नहीं है, यही सब देखना है। तो देखते हैं, तो देख लेते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री पे रहे, और एक बार दिखा देते हैं थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री पर रहे, और एक बार दिखा देते हैं थीटा इज इक्वल टू जब 180 पे रहे, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। फार्मूले आपको 2-3 पता होने चाहिए। क्या कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी एक थीटा एंगल पर क्या होती है, माइनस पी कॉस थीटा होती है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए केस करते हैं यहाँ पे। अब यूनिफॉर्म ही है, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ नहीं होता है, समझ लो। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का केस आने वाला ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, यहाँ पे 90 पे हमने रख दिया, इसको मैंने जो डाइपोल है ना 90 पे रख दिया। तो दैट टाइम यार फोर्स, अगर मैं पूछूं बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, अरे गलत लिखा जा रहा है, फोर्स नेट वाला ऑलवेज जीरो होता है। यहाँ पे जीरो पे रखना है ना, यानी कि माइनस प्लस, इधर इनका डायरेक्शन, इधर ई वाला डायरेक्शन, इधर ई का डायरेक्शन सबका लिख लेते हैं ना, और इधर इनका दोनों का हो गया एक ही, और दोनों है तो थीटा का मान यहाँ पे जीरो होना है। यहाँ पे देखो इधर है, एपी इधर है 90, थीटा का मान यहाँ पे 90 है। और यहाँ पे देखो जरा, अब कि ऐसे कर दिया मैंने कहा ए प्लस और ए माइनस, इधर ई है, इधर ई है, इधर हमारा पी है। यहाँ पे थीटा का मान 180 है। नहीं, चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं टॉर्क कितना काम कर रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, बताओ जरा कितना होगा। तो कहोगे सर पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे 1, और साइन 90 की वही मैक्सिमम वैल्यू है, तो यही होता है टाउ मैक्स। कि बल आघूर्ण अधिकतम कब लगेगा, जब हमारा ए परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना, ये जो डाइपोल है।
चलो अब बात कर लेते हैं यू थीटा की। यू 90 पे कितना लगेगा, तो आप जान रहे यार माइनस पी कॉस जीरो, ये जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं इनके पास है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है ना। एक केस खत्म हो गया। इस पे आओ जीरो वाले पे, यहाँ पे एफ नेट कितना होगा, अरे भाई इन पे उतना उधर में दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो गलत ही लिखा है, नेट होता है यार इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट जीरो हो गया। टाउ देखते हैं, टाउ क्या, टाउ कितना आएगा, पी साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, नो 0 डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। अब देखो जरा, नेट भी 0 हो गया, फोर्स भी नहीं लग रहा है और टाउ भी नहीं काम कर रहा है, दोनों 0 हो गए। कहीं जान जाएगा, नहीं जाएगा। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम अस्थाई संतुलन, इसे कहते हैं अस्थाई संतुलन। फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0 लग गया, इसे कहते हैं अस्थाई संतुलन कहते हैं। एक बात और देख लेते हैं ना, U 0 तो क्या कहोगे, माइनस पी कॉस 0, ए हो गया 0 डिग्री है ना, माइनस पी, ए मिनिमम है, माइनस में है ना, इस कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और उसी के साथ माइनस लगा है, तो मिनिमम वैल्यू तो यू की यही होगी ना। और कोई भी वस्तु अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करके स्टेबल हो सकती है। कोई भी वस्तु अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहती है। अगर ये यहाँ पे है तो नीचे क्यों जाना चाह रहा है, क्योंकि इतना ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ तक है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तुरंत नीचे जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहती है। स्प्रिंग है, खींच रहे हो तो अपनी अवस्था में रहना चाहती है ना, खींच रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है यार, लेकिन वो बढ़ाना नहीं चाहती। कोई भी वस्तु अपने पोटेंशियल एनर्जी को न्यूनतम करना चाहती है और न्यूनतम है, इसीलिए हम बोलते हैं अस्थाई संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात ना। अब यहां पे आ जाओ, यहां भी एफ नेट 0 ही होगा, एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे कि मैं यहां पे बात और बता दूं, अगर आप इनको यहां कैसे कैसे घुमा दो ना, ऐसे घुमा दोगे ना तो फिर ऐसे आ जाएगा, घुमा दोगे ना फिर ऐसे। वही कटोरे वाला खेल है यार, पूरा कटोरे का खेल है। मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है ऐसे गोला सा, कोई गोला है, मान लो कोई गोला है, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं यार। तुम लोग देखो यहाँ पे, मान लो कोई गोला हमारे पास है, यहाँ पे एक अपने बॉल रख दिया, बॉल, और एक बॉल यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। अब इनको यहाँ यहाँ कुछ भी करोगे यहीं आके रुकेगा, इसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं। नचाते रहो यार, यहीं आके रुकेगा, ऐसे छोड़ दोगे फिर यहीं आके रुक जाएगा। लेकिन ये वाला, इनको ऐसे थोड़ा सा पुश कर दोगे तो वहाँ नहीं रहेंगे, भले रुके हुए यहाँ पे, रुके तो हैं ही लेकिन रुकना नहीं चाह रहे, रुकना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अभी तो रुके लेकिन थोड़ा सा पुश कर दोगे तो अपनी अवस्था थोड़ी पे यहाँ पे रह पाएगा, इसे अनस्टेबल कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे समझो, एक बार भी समझ में आ जाना है। तो देखियो जरा यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा, मैं यहाँ पे ये तो हमेशा 0 होना है, ऑलवेज होता है। टाउ की बात करोगे, पी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी कॉस 180, साइन 180 हो जाएगा, साइन 180 डिग्री, और 180 की डिग्री साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 0 हो जाएगा। यह अभी 0, टाउ भी 0, एफ नेट भी 0, दोनों 0। यह अभी इक्विलिब्रियम में है, यह अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम नहीं कह सकते स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब देखो जरा, अब हम बात करेंगे यू की। U 180 पे कितना होगा, तो कहोगे सर माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 का -1, ए हो जाएगा U बराबर P। ये देख रहे हो मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और कोई भी वस्तु बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी के साथ रहना पसंद ही नहीं करती। कहाँ से होगा, तो इनको अगर आप थोड़ा सा भी पुश कर दोगे ना तो एक चक्कर नाच के ऐसे हो जाएगा, स्टेबल में आ जाएगा। ये अभी इक्विलिब्रियम में है बट अनस्टेबल है, अस्थाई, इसे कहते हैं अस्थाई संतुलन।
समझ में आई बात ना। इक्विलिब्रियम में तो है ही, लेकिन अस्थायी तन को पुश कर दोगे ना तो एक चक्कर घूम जाएगा और ये अपने जगह ही पे रहेगा, अपने ही जगह पे भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पकड़ाए वाला हाल है। और ये क्या है, ये चलता फिरता घोड़ा है, थोड़ा सा भी कर दोगे ना वो भाग जाएगा, उधर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम कोई यहाँ तक, तो ये तीनों केस को आप अच्छे से हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अब हम चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, उस वीडियो को क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में कैपेसिटर के साथ। मजा आएगा, इनको मिटाने का मौका दीजिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर अगले पे चलते हैं। तो स्टूडेंट इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद अब हम आ गए हैं न्यूमेरिकल को लेकर के। बहुत ही आसान, आपने सब चीज़ पढ़ रखा है, फार्मूला तो जानते ही वर्क करने में। θ1 θ2 पी क्या होता है, cos θ1 माइनस cos θ2, सब पढ़ के आए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, डाइपोल मोमेंट दे दिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में साम्य स्थिति दो होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर और एक विपरीत, जहां टाउ जीरो और एफ भी जीरो होता है उसे साम्य कहते हैं। एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। यहाँ भी लिख दिया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, द्विध्रुव को 90 अंश घुमाना है और 180 अंश घुमाना है। कितना काम करना पड़ेगा, पहला जब घुमाना है थीटा बराबर 90 अंश। अब देखो जरा, वैद्युत क्षेत्र में की दिशा में साम्य स्थिति में है, तो ध्यान दीजिएगो क्या होगो, देखो जरूर। अब इधर प्लस इधर माइनस, यही तो स्टेबल है ना, इसकी दिशा में इधर P है इधर E है, तभी जीरो हो जाएगा। यानी कि थीटा बराबर 0 से 90 तक, यानी कि θ1 का मान हो जाएगा 0, θ2 का मान 90। वर्क निकाल सकते हो, P तो वही है, E तो वही है, P वही है और E तो दे नहीं रखा है क्या, E तो भी दे रखा है। cos 0 माइनस cos 90, ये हो जाएगा W बराबर P। का जीरो की वैल्यू 1 में से जीरो, ये जीरो होता है 1 ही आएगा, इतना आ जाएगा। दूसरा कह रहा है 180 तक घुमा दो, θ1 का मान 0 है इसमें और θ2 का मान 180 रख देना है, तो हो जाएगा W इज इक्वल टू P cos 0 माइनस cos 180, W बराबर P 1 माइनस -1 इनकी वैल्यू, ये हो जाएगा W बराबर 2P। इतना वर्क हमको करना पड़ेगा, समझ गया ना। फार्मूला प्रूव कर क्या, वो कोई परेशानी आपको हो ही नहीं सकती यार यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया ना। और एक बात बता दूँ आपको, हमसे कल एक स्टूडेंट ने कहा था सर वो बता दीजिए फिर से एक बार। ये जानते हो डाइपोल की वजह से वो पोटेंशियल वाला सरफेस बनाना था हमको। अब ये क्वेश्चन और बताएंगे, इसको समझ लो फिर से एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, आप जान रहे हो ना, और ये भी जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो पोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल सरफेस और उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर एक लाइन में यहाँ पॉइंट कंसीडर करोगे तो इक्विपोटेंशियल बनाने के लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये हमारे किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हमारा जो सरफेस होना चाहिए, सरफेस, इस सरफेस हमारा ऐसे होना चाहिए, सरफेस वाला ऐसे, ये बीचों बीच जा रहा है। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे देखो 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 90 डिग्री। ये बीचों बीच का पोर्शन है, ये सेंटर का पोर्शन है, ये तो बन गया। लेकिन जब इसके बगल में आओगे ना, अब यहाँ पे जब आओगे तो इसका ई का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे सब ई के डायरेक्शन इधर थे। जब यहाँ पे आओगे तो इनका इधर होगा, यानी कि हमारा सरफेस कुछ ऐसा होगा, ऐसा, तब 90 बनेगा, तब ना 90 हो सकता है, तब 90 हो सकता है। यहाँ पे आओगे तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा, यानी कि ये वाला कर्व कुछ ऐसे बनता है, ऐसे सरफेस, ऐसे यहाँ थोड़ा मोड़ा बाहर आना पड़ेगा ऐसे, ताकि लगे। देखो यहाँ पे ये सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पे यहाँ पे है, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन हमारा ना, यानी कि कुछ ऐसे रहा होगा तभी तो 90 बनाएगा। इसी प्रकार सब बनेगा, ऐसे ही सब बनाएंगे, ऐसे घूम जाएगा थोड़ा थोड़ा। तब ये देखो, अब यहाँ पे मान लो देखना है, चेक कर, इधर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, अब ये 90 दिख रहा है।
अगर मान लो यहाँ भी सीधा कर देते, सपोज करो यहाँ भी सीधा कर देते, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और ये बताओ क्या कभी 90 दिखा पाते? कभी 90 होता ही नहीं हो। और एक ही पोटेंशियल सरफेस के लिए हमको 90 जरूरी है। तो ये तो समझ गया हो गया बड़े आराम से। 90 चाहिए, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ना 90 चाहिए अगर हमको एक ही पोटेंशियल बनाना है तब। तो इनको भी रेज करते हैं। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, अगला न्यूमेरिकल इनको मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम उसी पे बना दे रहे हैं स्टूडेंट कि मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मतलब कि यूनिफॉर्म है और ये लंबवत रखा है। मान लो जो डाइपोल हमारा है ना ये लंबवत रखा है यहाँ यानी कि P और E के बीच का जो डायरेक्शन है वो मतलब कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हमने कहा इनको रोटेट करा 90 डिग्री यहाँ से पहली बार में और 180 डिग्री किया रोटेट। तब बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, θ1 का मान यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 पे तो है ही, और 90 और रोटेट करना है, 90 और रोटेट करना है यानी कि ऐसे कुछ करना है। तो जो θ2 हो जाएगा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 90 तो था ही, 90 रोटेट और कर दिया 180 हो जाएगा। यहाँ भी सोच सकते हो कि 90 है 180 रोटेट करना है, 180 यानी कि ऐसे घुमा के प्लस वाला यहाँ माइनस वाला यहाँ। तो θ1 का मान तो 90 है ही, θ1 का मान 90 है। रोटेट कितना करना है? 180 करना रोटेट। 180 रोटेट करने के लिए यहाँ पे पूरा यहाँ घूम जाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ। टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 प्लस 90 270 यानी कि θ2 का मान यहाँ पे 270। अब निकाल सकते हो W बराबर P cos θ1 90 180, पूरा सॉल्व करोगे P आएगा। यहाँ पे W बराबर, एंगल तो पता है ना, एंगल नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे जी? ठीक है ना, ऐसे ही होता है। सारे कॉन्सेप्ट आप समझ रखे हो, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स है, जरूर आप वहाँ पे कमेंट करिएगा। ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क देता हूँ फिर से एक बार। ए मान लो हमारे पास कोई ए है, क्यू क्यू क्यू, यह है 2a 2a 2a, ठीक है ना। SW है, करते तो हो नहीं, क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में जब आएगा तो परेशान हो के तब कपार पीटना अपना वहीं। और यहाँ पे ऐसे कर दो क्यू क्यू क्यू, इनका मैंने कर दिया ए, इन्हीं को मैंने काम किया, इनकी भुजा ए कर दी। कितना वर्क करना पड़ा बताओ? क्यू क्यू चार्ज है हमारे इस वर्टेक्स पर, 2a साइड है, हमने दबा उबा के काम वाम करके ए कर दिया। अब बताओ कितना वर्क करना पड़ा? ठीक है ना, ये आपको काम है निकालना है। हमको बताइएगा आंसर हमारे नंबर पे, आप पता है आपको कितना है। तो समझ में आ गया ना? कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आता होता तो कुछ है नहीं, सब करते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।